हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अब जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ वो पर्टिकुलरली NIOS स्टूडेंट्स के लिए है, दैट टू सेकेंडरी क्लास, दैट इज़ 10th स्टैंडर्ड और ओनली फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज़ इकोनॉमिक्स। सो लाइक ऑल अदर चैप्टर्स मैंने इस चैप्टर में भी हाईलाइट कर रखा है, जो आप अपने चैप्टर में हाईलाइट कर सकते हो साथ साथ, सो दैट एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करने में आपको बहुत ईजी लगे और फटाफट जो है आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है इकोनॉमी, इट्स मीनिंग एंड टाइप्स। सो इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं 3 चीज़ें: मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमी का क्या मीनिंग होता है। सो एन इकोनॉमी इज ए मैन मेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. According to A.J. Brown, an economy is a system by which people get living. The way man attempts to get a living differs in major respects from time to time and from place to place. In primitive times, get a living was simple, but with growth of civilization, it has become मच मोर कॉम्प्लेक्स। अब इकोनॉमी क्या होता है? एक मैनमेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक इंसान ने जो बनाया है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और किसके लिए है? ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हमने तो देखा था बगैर कि ह्यूमन के वांट्स को तो रिसोर्सेज भी सेटिस्फाई करते हैं, तो इकोनॉमी भी एक काइंड ऑफ रिसोर्स ही तो है जो ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करता है। एजे ब्राउन ने कहा कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिससे लोगों को अपने कमाने के लिए पैसे मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन अगर पढ़ा रहा है या कोई पर्सन डॉक्टर की सर्विस दे रहा है, तो वो जो कमा रहा है वो कैसे कमा रहा है? हॉस्पिटल बना के। तो इकोनॉमी में ये सब कुछ इंक्लूडेड है, तभी वो कमा पा रहा है और उसको अपनी लिविंग मिल पा रही है। Therefore, the way man attempts to get a living differs in major respects from time to time and place to place. अब कोई पर्सन जो गरीब है उसके लिए लिविंग कमाना अलग होगा, कोई बहुत रिच है उसके लिए लिविंग कमाना अलग होगा। मतलब कोई लोग के लिए शायद सिर्फ 2 टाइम की रोटी बहुत होगी, और कोई लोग के लिए हो सकता है कि वो लोग को 2 टाइम का मील भी चाहिए, स्नैक्स भी चाहिए, और उनको कंटिन्यूसली फ्रूट्स भी चाहिए। सो दिस कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। कोई प्लेस में अलग तरीके से लिविंग कमाई जाती है और अलग तरीके से लोग रहते हैं, और कोई जगह पे लोग अलग तरीके से रहते हैं। और टाइम के साथ साथ हमारी जो गेट अ लिविंग है वो भी अलग हो गई है। पहले इतना हार्ड नहीं था कमाना, मतलब 2 टाइम की रोटी कमाना बहुत इजी था, या हम बोल सकते हैं अपने रहन सहन के लिए पैसे कमाना बहुत इजी था एज़ कम्पेयर टू नाउ। अभी हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, और तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम आराम से हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं। सो here it is important to note that the way a person earns his or her living must be legal and fair. Unfair and illegal means such as robbery, smuggling may earn income for oneself, but should not be taken into consideration as gainful economic activity or a system of get a living. कोई पर्सन अगर रॉबरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसे हम नहीं बोल सकते कि वो अपनी लिविंग कमा रहा है। वो शायद खुद के लिए पैसे कमा भी ले इससे, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अपने लिए लिविंग कमा रहा है, क्योंकि ये कोई फेयर मीन नहीं है, ये इलीगल है। चोरी करना बुरी बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन बना रहा है कोई सामान, ठीक है, उसने अपनी इंडस्ट्री में वो सामान बना लिया, पर उसको जितना खर्चा लगा उसको कवर करने के लिए वो उसको बेचेगा और फिर कमाएगा। पर अगर कोई पर्सन वो सामान उसकी इंडस्ट्री से आके चोरी करके ले जाता है, वो फैक्ट्री से बहुत सारे सामान उठा के ले जाता है, तो उस पर्सन को प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा और उसने जितना खर्चा किया वो भी नहीं मिलेगा। तो देखा जाए उसकी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी और फिर कोई ग्रोथ ही नहीं होगा इकोनॉमी में। देयरफॉर इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं हो सकता अगर उसने रॉबरी, स्मगलिंग या कोई गलत काम किया हो। It will therefore be appropriate to call that economy is a framework where all economic activities are carried out. हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो जहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसे कहा जाएगा कि इकोनॉमी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें फॉलो होती है। अब हम देखेंगे सेलेंट फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है इकोनॉमी के? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर मैन मेड, ये हमने देख लिया। Thus, an economy is what we make it. Economic institutions can be created, destroyed, replaced or changed. हम इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ बनती है तो उसको हम ख़राब भी कर सकते हैं, या हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओवर द टाइम इकोनॉमी चेंज हो चुकी है, पहले जैसी इकोनॉमी हुआ करती थी अब वैसी काफ़ी हद तक नहीं है। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कैपिटलिज्म जो है उसको उसने रिप्लेस कर लिया कम्युनिज्म को। पहले हम देखेंगे कि इन यूएसएसआर, तो पहले यूएसएसआर का फुल फॉर्म देख लेते क्या होता है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स होता है। एंड कम्युनिज्म क्या होता है? यहाँ पे मैंने दोनों डेफिनेशन दी है, एक है गूगल से निकाली हुई, ये गूगल में विकिपीडिया आई गेस मीनिंग वहाँ से मैंने देखा था।
a theory or system of social organization in which all property is owned by the community and each person contributes and receives according to their ability and needs. इसको अगर हम थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मैंने एक और डेफिनेशन रखी है, एक ऐसा सिस्टम इन विच ऑल गुड्स आर ओन्ड एंड कॉमन एंड आर अवेलेबल टू ऑल एज नीडेड. पहले हम समझेंगे अच्छे से कम्युनिज्म क्या होता है, तभी हमें समझ आएगा ये चैप्टर में दूसरे जितने भी टाइप्स के इकोनॉमी हैं उनका कैसे क्या रोल है और वो कैसे कैसे डेवलप हुए. तो कम्युनिज्म इन शॉर्ट ये होता है, लोग यहाँ पे अपने पैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सपोज एक पर्सन ने यहाँ पे 100 रुपीज़ दे दिया, यहाँ पे किसी ने 500 दे दिया, यहाँ पे किसी ने 1000 दे दिया, सब अपने अपने थोड़े थोड़े पैसे देंगे और फिर बाद में उनको जब ज़रूरत पड़े या उनको जो गुड्स चाहिए वो यहाँ पे बनकर उनको वापस से मिल जाएंगे. तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, कम्युनिटी बन रही है, एक कम्युनिटी है, वो लोग पैसे इकट्ठा करते हैं और वो लोग आपस में बांट लेते हैं जब भी ज़रूरत होती है. दिस वॉज कम्युनिज्म. ये पहले चलता था पर अब ये नहीं चलता है. अब क्या हो गया, कैपिटलिज्म आ गया. हम आगे और भी देखेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पर अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि कम्युनिज्म को किसने रिप्लेस किया, कैपिटलिज्म ने. जिससे में क्या हुआ, प्राइवेट एंटरप्राइज भी बनने लग गए, ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज भी बनने लग गई. वो लोग अपना अपना इंडस्ट्री खोल के बैठ गए, वो लोग अपना प्रॉफिट देख रहे हैं. ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं. सो क्या हुआ, एंड द कम्युनिज्म वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1989 थ्रू अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय फॉर्मर यूएसएसआर. और जो लोग ने बनाया था यूएसएसआर ने, उन लोग ने धीरे धीरे इसको डिस्ट्रॉय किया और फिर चेंजेस लाते गए. In India, after independence in 1947, through economic and social reforms, we abolished जमींदारी system and introduced many land reform. पहले ज़मींदारी सिस्टम चलता था, ये भी हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे लैंड के लिए पैसे इकट्ठा किए जाते थे लोगों से. अगर उस पर फार्मिंग करने के लिए अलाउ किया जा रहा है तो उसमें पैसे भी लिया करते थे लोगों से. पर अब ये चेंज हो चुका है और अब काफ़ी लैंड रिफॉर्म्स आ गए हैं. थर्ड हम देखेंगे लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कीप ऑन चेंजिंग. और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी तो चेंज होती जाती है ना. मतलब पहले जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरीड आउट होती थी अभी के ज़माने में वो नहीं होती है. अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई है और काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें कैरी आउट होती है. शायद पहले जो चीज़ें बनती ही नहीं थी, जो सामान बनते ही नहीं थे, वो भी बनने लग गए हैं. पहले जिस तरीके से लोग यूट्यूब तो यूज़ ही नहीं करते थे इतना. इनफैक्ट अगर अभी से भी बात करें 10-15 साल पहले तो यूट्यूब इतना फेमस था ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था, कोई यूज़ ही नहीं करता था इतना. पर अब वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है. सो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी आउट होने लग रही है. प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आर द सेम पर्सन. अब लिखा है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूम कर रहा है वो सेम पर्सन है. दस दे हैव अ ड्यूअल रोल. एज प्रोड्यूसर दे वर्क एंड प्रोड्यूसर सर्टेन गुड्स एंड सर्विस एंड कंज्यूम द सेम एज कंज्यूमर. कोई प्रोड्यूसर है, सपोज उसको बुक बनाना है, तो जब वो बुक बनाएगा, एक नोटबुक बनाएगा, तो उसको पेपर लाना होगा और वो पेपर लाने के लिए वो क्या करेगा, कंज्यूमर जैसे एक्ट करेगा. पेपर कैसे लेकर आएगा, वो हो सकता है उसने वुड का पल्प ले आया, फिर उससे खुद पेपर बनाया. तो जो वो रॉ मटेरियल्स लेकर आ रहा है उसे बोला जाएगा कंज्यूमर. पर जब वो कोई सामान बना रहा है पूरी, जब वो बुक बना के किसी को बेचेगा तो बोला जाएगा प्रोड्यूसर. तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो एक ही पर्सन होते हैं. प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर द वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी. प्रोडक्शन होना, कंजम्पशन होना और इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है बहुत, तभी वो एक इकोनॉमी बोली जाएगी. अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कंजम्पशन ही नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम कोई चीज़ का, तो कैसे इकोनॉमी चलेगी. कोई चीज़ बनेगी नहीं, यानी कि प्रोडक्शन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा, कोई ख़रीदेगा ही नहीं, या उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको बाद में फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रखेंगे, या उसको हम पैसे, सपोज हमने पैसे कमाए तो उसको बैंक में जाके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा. तो इकोनॉमी बन ही नहीं पाएगी. देयरफॉर ये तीनों वाइटल प्रोसेस है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज़ वी यूज़ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और इकोनॉमी में हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी सामान खरीदने बेचने के लिए पैसों का यूज़ किया जाता है. Nowadays, the government intervention in the economy is considered undesirable and the preference for free functioning of prices and market forces is increasing in all types of economic systems. और अभी के टाइम पे लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर ना करे. हमें लगता है गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है कोई सामान बनाने में. सपोज़ मेरी एक फैक्ट्री है और मैं वहाँ पे गुड्स बना रही हूँ, मैं अलग अलग टाइप के सामान बनाती हूँ. सपोज़ मेरा बिजनेस स्टेशनरी का है, मैंने बुक्स बनाई, मैंने स्केल बनाया, पेंसिल बनाई, पेन बनाया, और फिर मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इतना इंटरवेंशन ना करे, वो अलग अलग टैक्सेस ना लगाए, या गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करे कि आप ऐसे काम करो वैसे काम करो. तो अभी हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो कम हो. सो दिस वॉज द बेसिक्स. हमने देखा इकोनॉमी क्या होती है.
टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में दो चीज़ें हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसमें भी तीन हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसमें क्या लिखा है, resources or means of production remain either in private ownership with full individual freedom to use them for the profit motive, or they can be used in collective ownership, government control, and can be used for collective welfare of the society. Based on the criterion of degree of individual freedom and profit motive, economies are labeled as, तीन टाइप पे हमें डिवाइड कर रखा है। एक हो सकता है जिसमें प्राइवेट फर्म्स जो होती है वो अपने हिसाब से इकोनॉमी को चला रही है, सेकंड होता है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और एक होता है जिसमें दोनों का मिक्सचर होता है, उसे बोला जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटलिस्ट या फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रखा है, नो या लेस गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन नहीं होता है। द कैपिटलिस्ट और फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, बहुत पुरानी टाइप की इकोनॉमी है ये। अर्लियर इकोनॉमिस्ट सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ लेसे फेयर, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है LAISSEZFAIR, यानी कि लेसेस फेयर भी हम पढ़ सकते हैं, पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है LEH, ले से फेयर। सो लेसे फेयर meaning leave free. They advocated minimum government intervention in the economic activities. The following are the main features. अब हम देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहले मैं बता दूं कि ये इतना आजकल फॉलो नहीं होता है, ये चीज़ भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर ये USA और UK में फॉलो की जाती थी पहले ज़्यादा, पर अब इतना यहाँ वहाँ पे भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होने लग गया। यहाँ पे मैंने जस्ट फोटो रख दी है USA फ्रांस की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैपिटलिस्ट फॉलो किया जाता था पहले, पर अब इतना फॉलो नहीं किया जाता है। लेट्स सी इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी। And in a capitalist system, all the individuals have the right to own property. An individual can acquire property and use it for the benefit of his own family. There is no restriction on the ownership of land, machine, mine, factories, and to earn profit and accumulate wealth. यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अपने हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लैंड खरीद सकता है, मशीन खरीद सकता है और अपने यूज़ के लिए रख सकता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं हुआ, गवर्नमेंट कुछ रोक टोक नहीं करने वाली है। सो आफ्टर डेथ ऑफ ए पर्सन द प्रॉपर्टी और वेल्थ इज ट्रांसफर टू द लीगल हेयर्स, और उसके जो बच्चे होंगे, अगर एक पर्सन है उसके पास प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जब डेथ हो जाएगी, जब वो मर जाएगा, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली उसके बच्चों के पास चली जाएगी। लीगल हेयर जो भी उसके होंगे, उसके मतलब जो बच्चे होंगे उनके पास डायरेक्टली चली जाएगी, और इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करने वाली। Thus the institution of private property is sustained over time by the right of inheritance. और ये ऐसे बच्चे के बच्चे अपने देते जाएंगे, ये लोग एक एक करके, ऐसे जैसे एक पर्सन की डेथ हो गई तो वह उसने अपने बच्चे को दे दिया, फिर वो पर्सन की भी डेथ हो गई तो उसने अपने बच्चे को दे दिया, तो ऐसे करके इनहेरिट होता जाएगा, मतलब किसी और के पास जाएगा ही नहीं वो प्रॉपर्टी या लैंड या मशीन। सो दिस विल बी टोटली प्राइवेटली ओन्ड। सेकेंड इसका फीचर है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी the government does not coordinate production decisions of the citizen. Individuals are free to choose any occupation. Freedom of enterprise implies that business firms are free to acquire resources and use them in the production of any good or service. The firms are also free to sell their product in the market of their choice. यहाँ पे गवर्नमेंट का तो इंटरवेंशन है नहीं, तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज क्या बोलता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती कि आपको कैसे अपना प्रोडक्शन करना है, आपको कितना अमाउंट में सामान बनाने आप बना सकते हो, हम कुछ नहीं बोलने वाले, आपको जो ऑक्यूपेशन करना है वो आप करो, आप लोग फ्री हो, आपको मार्केट में कितने प्राइस में बेचना है, कैसे बेचना है। A worker is free to choose his or her employer. In small business units, owner himself takes the risk of production and earns profit or loss for himself. अब क्या होता है, यहाँ पे अगर स्मॉल बिजनेस यूनिट है तो वो खुद ही सब डिसीजन लेगा, कोई मैनेजर नहीं है, कोई हेड नहीं है, वो खुद ही हेड है, वो खुद ही सामान बेचता है। हम ये भी देखते हैं, अगर कोई कोई स्टेशनरी आप अगर अभी भी देखो तो कैसा होता है, वहाँ पे सब सामान बेचने वाला पर्सन एक ही है, जो बिल बना रहा है वो भी एक ही पर्सन है। पर कोई कोई जगह जो बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, सपोज रिलायंस मार्ट है या ऐसे कोई बड़े मार्केट होते हैं, वहाँ पे आपको जो सामान दिखाता है वो कोई और पर्सन होता है, जो बिलिंग करता है वो कोई और पर्सन होता है, सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखा जाता है। सो काइंड ऑफ ऐसा होता है कि फ्रीडम होना मतलब स्मॉल एंटरप्राइज में सब वो खुद ही संभाल रहा है, ठीक है। पर इन मॉडर्न कॉरपोरेशन में क्या होता है,
शेयर होल्डर टेक रिस्क वेयर एज पेड डायरेक्टर्स मैनेज बिजनेस। डायरेक्टर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ऐसे पर्सन जो उस बिजनेस में पैसे लगाते हैं। मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, तो मैंने लोगों को बोला कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, आई वॉन्ट मनी फॉर दैट। तो लोग अपने अपने पैसे लगाएंगे और फिर बदले में उनको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट दे सकती हूँ या डिविडेंड बोलते हैं हम, वो दे सकती हूँ। पर उनको क्या बोला जाएगा? शेयर होल्डर्स, जो पैसे लगा रहे हैं। पर जो सब काम चलाएंगे उसे बोला जाएगा डायरेक्टर्स। वो लोग को सैलरी भी दी जाएगी वो काम करने के लिए, देयरफॉर दे आर पेड डायरेक्टर्स। Thus, individual supervision of one's own capital is now no longer required to earn profit. Government or any other agency does not impose restriction or obstacles in the way of workers to enter or leave a particular industry. A worker chooses the occupation where his income is maximum. यहाँ पे इतना फ्रीडम है कि वर्कर जो चाहे वो अपना ऑक्यूपेशन चूज़ कर सकता है, उसे जो काम पसंद है वो कर सकता है, उसको जहाँ लगता है मुझे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं मैं वहाँ जा सकता हूँ काम करने के लिए। सो एकदम फ्रीडम मिल रखा है यहाँ पे इस वाली इकोनॉमी में। किसको मिल रखा है? वर्कर्स को। थर्ड है कंज्यूमर इज सोवरेनिटी। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंज्यूमर्स आर लाइक किंग. They have a full freedom to spend their income on goods and services that give maximum satisfaction. In capitalist system, production is guided by consumer choices. This freedom of consumer is called consumer sovereignty. जब कंज्यूमर को फ्रीडम दिया जाता है कि आप जो चाहो वो आप डिमांड कर सकते हो, आपको जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए आप वो खरीद सकते हो, आपका जो प्रेफरेंस है, आपको जो टेस्ट अच्छा लगता है आप उस हिसाब से अपना सामान खरीद सकते हो, तो उसे बोला जाएगा कि कंज्यूमर किंग है, वो जैसा चाहे वैसे वो परचेज कर सकता है। नेक्स्ट फीचर है प्रॉफिट मोटिव. Self-interest is the guiding principle in capitalism. Entrepreneurs know they will own the profit or loss after payment to all factors of production. जो एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब कि जो बिजनेसमैन होता है, उसे पता होता है कि मेरे को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज एक सामान बना रहा है एक एंटरप्रेन्योर, उसको 100 रुपीज़ लग रहे हैं वो सामान बनाने के लिए, पर जब उसको बाहर बेच रहा है, वो किसी और अपने कंज्यूमर्स को बेच रहा है, तो वो उन लोग से 150 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा 50 है, मतलब उसको सामान बनाने में तो सिर्फ 100 रुपीज़ का खर्चा लगा, मशीन का, इलेक्ट्रिसिटी का या रॉ मटेरियल्स उसने जो यूज़ किया उन सब का सिर्फ 100 रुपीज़ जितना खर्चा लगा। पर जब वो बाहर बेचेगा तो उसको 150 में बेचेगा। क्यों? क्योंकि 50 जो एक्स्ट्रा है वो उसके प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि हो सकता है उसने इतने जो एफर्ट्स डाले, उसने इतना अपना जो दिमाग यूज़ किया, उसके वो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी लॉस भी हो सकता है, अगर वो सामान 150 में नहीं बिक रहा है, इनफैक्ट 100 में भी नहीं बेचा जा रहा है, तो कभी कभी 80 में भी बेचना पड़ता है, तो हो सकता है कि लॉस भी हो, तो वो खुद ही उस चीज़ का हकदार होगा। Therefore, they are always motivated to maximize the residual profit by maximizing cost and maximizing revenue. वो कोशिश करेगा मेरा खर्चा कम से कम लगे, इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ हो, मेरे रॉ मटेरियल्स जितना हो सके मैं बचा सकूँ। 100 का शायद हो सकता है वो कोशिश करेगा कि 90 लगे, और वो अपना रेवेन्यू, मतलब कि प्रॉफिट कमाने के लिए जो प्राइस पे बेच रहा है 150 है उसका रेवेन्यू, तो 150 है, हो सकता है 170 में ही बेचे, वो मैक्सिमाइज़ करेगा अपना रेवेन्यू और कॉस्ट को वो एकदम कम करेगा। This makes a capitalist economy an efficient and self-regulated economy. Competition. Fifth feature है, there are no restrictions on the entry and exit of firms in capitalist system. कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है। मैं चाहूँ मैं बिज़नेस स्टार्ट करना मैं कर सकती हूँ, तुम लोग चाहो अपना बिजनेस स्टार्ट करना कर सकते हो, कोई रोक टोक यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं है। द लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर अवेलेबल टू सप्लाई अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस एंड देयरफॉर नो फर्म कैन अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हें एंटर करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत सारे कॉस्ट खर्चे लगाने पड़ रहे या तुम्हें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयरफॉर ये लोग फ्री है कि अपना ये लोग फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं। Competition is a fundamental feature of capitalist economy and essential to safeguard against consumer exploitation. Competition इसका एक फंडामेंटल फीचर है। यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन तो होना ही है। अगर बहुत सारे लोग सामान बेचेंगे तो कंपटीशन होगा, एक चाहेगा कि मैं ज़्यादा सामान बेचूँ, मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो, दूसरा चाहेगा मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हो, सो इस वजह से कंपटीशन बना रहेगा। Although due to large size and product distinction, monopolist tendencies have grown these days, still competition can be seen among a large number of firms. पर अभी के टाइम में हम देखें तो मोनोपोलिस्ट भी आ चुका है। मोनोपोली होना मतलब एक फर्म है जो सिर्फ सामान बेच रही है और उसके जैसा कोई और बेच ही नहीं रहा है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं रेलवेज़। गवर्नमेंट ही रेलवेज़ को चलाती है, पर यहाँ पे कैपिटलिस्ट में ऐसा होना थोड़ा अभी के टाइम पे मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो इंटरवेंशन है नहीं, पर और कोई प्राइवेट
जो प्राइवेट फर्म है वो भी कोई ऐसा सामान नहीं बना पाती है जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें आईफोन की, तो आईफोन भी ऐसी चीज़ है जो एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है और मतलब वो सिर्फ पर्टिकुलर एक कंपनी है वो ही बना रही है, पर फिर भी ऐसे काफ़ी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं जो उसके जैसे ही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी लोग हैं जो शायद आईफोन को प्रेफर ना करें। सो देयरफॉर ये पॉसिबल है कि कंपटीशन बहुत सारे आ सकते हैं, मोनोपोली का होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Importance of market and prices. The important feature of capitalism, like private property, freedom of choice, profit motive, competition, make a room for free and efficient functioning of price mechanism. जब इतनी freedom मिलेगी तो prices भी उनको फ्रीडम होगा कि वो लोग अपने हिसाब से प्राइसेस को सेट कर सके। सो कैपिटलिज्म एसेंशियली अ मार्केट इकोनॉमी वेयर एवरी कॉमोडिटी हैज़ अ प्राइस, और हर कॉमोडिटी का प्राइस तो होगा ही। द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन एन इंडस्ट्री डिटरमाइन द प्राइस। प्राइसेस कैसे फिक्स हो गए? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, मतलब लोग कितना उसको डिमांड कर रहे हैं, कितना चाह रहे हैं वो सामान खरीदना, और सप्लाई कितना हो रहा है, सेलर्स कितना बना रहे हैं, उसके बेसिस पे प्राइस फिक्स की जाएगी। Firms which are able to adjust at a given price to earn normal profit and those who fail to do so often quit the industry। और जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, सपोज कोई सामान बन रहा है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर मुझे एक नोटबुक बनाने में खर्चा लगता है 30 रुपीज़ का, पर मैं उस नोटबुक को 50 रुपीज़ में बेच पा रही हूँ, पर क्या हो रहा है, कोई कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको खर्चा लग रहा है 40 रुपीज़ का और वो लोग 50 में बेच पा रहे हैं, और कोई कोई ऐसी भी इंडस्ट्रीज है जिनको खर्चा 50 का लग रहा है और बाकी लोग तो 50 में बेच पा रहे हैं, पर वो लोग को 60 में बेचना है। और अब शायद कोई लोग उनसे खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि 10 रुपये एक्स्ट्रा कौन देगा उनको, भले ही वो लोग प्रीमियम क्वालिटी दे, भले ही वो लोग बुक की साइज़ बहुत अच्छी दे, पर लोग सोच रहे हैं कि अगर हमें सेम चीज़, सेम नंबर ऑफ पेजेस की बुक 50 मिल रही है तो शायद लोग क्वालिटी भी नहीं देखेंगे। तो इस वजह से ऐसी जो बुक्स वाली कंपनी होती है उनको हो सकता है इंडस्ट्री को छोड़ना पड़े। वो लोग सोच रहे हैं हमारा वैसे भी लॉस हो रहा है तो हम लोग क्यों वो सामान बनाएं। देयरफॉर यहाँ पे क्विट होना भी बहुत ईजी हो जाता है। अ प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच गिव हिम मोर प्रॉफिट। कोई भी इंसान लॉस में बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक नहीं करेगा, वो चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। Absence of government interference. In a free enterprise or capitalist economy, the price system plays an important role of coordinating agent. Government intervention and support is not required. A role of government is to help in free and efficient functioning of the market. यहाँ पे गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का आने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग इजीली अपना एफिशिएंटली आराम से काम कर पाते हैं जब गवर्नमेंट नहीं होती है। तो ये हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। अब हम इसकी रियलिटी देखें। Pure capitalism is not seen in the world nowadays. The economies of USA, UK, France, Netherlands, Spain, Portugal, Australia, etc. are known as capitalist countries with an active role of the respective government in economic development. मतलब ये सारी कंपनी में भले ही फॉलो हो भी रहा है अगर कैपिटलिस्ट, तो भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर रही है, गवर्नमेंट आ रही है, बता रही है कि आपको कैसे काम करना चाहिए, आपको प्राइसेस क्या फिक्स करना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं है, पर फिर भी इंटरवेंशन है। देयरफॉर हम इनको प्योर कैपिटलिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कैपिटलिज्म तो ऐसा होना चाहिए था जिसमें गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए थी, पर यहाँ पर फिर भी गवर्नमेंट का रोल है। सो अब जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, USA और फ्रांस आप देख सकते हो, ये दो कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे कैपिटलिज्म फॉलो किया जाता है। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप की इकोनॉमी, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है मोर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होगा। In the socialist or centrally planned economies, all the productive resources are owned and controlled by the government in the overall interest of the society. A central planning authority takes the decision. The socialist economy has the following features. अब हम देखेंगे यहाँ पे सारा जो मेन डिसीजंस लेती है वो गवर्नमेंट ही लेती है, वो ही सारा प्लानिंग करती है और वो ही सोचती है सोसाइटी के बारे में कि कैसे सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं, कैसे सोसाइटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सब कुछ यहाँ पे कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने थोड़ी ड्राइंग भी बना दी है, प्लीज़ डोंट जज माई ड्राइंग, नॉट सो परफेक्ट, पर ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे जो है वो मेन उसका ज़्यादा रोल है, वो ही गवर्न करेगी और लोग जो है वो उनको फॉलो करेंगे। तो जो गवर्नमेंट बोलेगी वही होगा इस इकोनॉमी में। फर्स्ट फीचर क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी का? कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल।
The institution of private property is abolished and no individual is allowed to own any production unit and accumulate wealth and transfer it to their heirs. यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा कि तुम अपना प्रॉपर्टी ओन कर लो, अपना लैंड ओन कर लो, फिर जैसे तुम्हारी डेथ होती है तुम्हारे बच्चों को मिल जाएगा, ऐसा अलाउड ही नहीं है इस वाली इकोनॉमी में. However, people may own some durable consumer goods for their personal use. पर हम consumer goods तो own कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने बेड खरीद लिया मेरे लिए, फर्नीचर खरीद लिया, घर खरीद लिया, इतना हम बेसिक कंज्यूमर गुड्स खरीद सकते हैं. पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको हमेशा के लिए हमारे पास ही रख लें, हम किसी और को बेचें ही ना. राइट. सेकेंड फीचर है इसका सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव. अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी ना कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, पूरी सोसाइटी का एज अ होल वेलफेयर हो, मतलब कुछ अच्छा हो पूरी सोसाइटी का. सो इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही वो होगा. द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट एट मैक्रो लेवल. हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है. तो मैक्रो लेवल पे जो है उसमें क्या होता है, पूरी सोसाइटी के लिए सोचा जाता है, और माइक्रो लेवल में इंडिविजुअल्स के लिए सोचा जाता है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, मैक्रो लेवल पे सोचेगी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर इन माइंड रेदर देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट. मतलब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो, हम ऐसा सोचेंगे. गवर्नमेंट जो कि वो सोचेगी लोग सबसे ज़्यादा खुश होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या एक पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है. The forces of demand and supply do not play any important role. Careful decisions are taken with the welfare objective in mind. मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं देखा जाएगा कोई सामान को 100 रुपीज़ का कॉस्ट लग रहा है बनने में, तो अगर मार्केट में कितनी डिमांड सप्लाई है उसके हिसाब से उसको बेचा जा रहा है. यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी अगर उनको लगेगा प्राइसेस बहुत ज़्यादा है तो वो उसको कम भी कर सकती है, अगर गवर्नमेंट को लगेगा प्राइसेस बहुत कम है तो उसको ज़्यादा भी कर सकती है. तो गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल रहेगा, डिमांड और सप्लाई को इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जाएगा. थर्ड फीचर है सेंट्रल प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए सोशलिस्ट इकोनॉमी. द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कीपिंग द नेशनल प्रायोरिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन माइंड एलोकेट रिसोर्सेज. वो सोचेगी, देखेगी हमारे पास कितने रिसोर्स है, उसके हिसाब से लोगों के बीच में वो बांटेगी और कैसे कैसे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो पूरा प्लानिंग के साथ करेगी. Government takes all economic decisions regarding production, consumption and investment, keeping in mind the present and future needs. The planning authorities fix target for various sectors and ensure effective utilization of resource. Government ये भी सोचेगी कि कैसे हम फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर की नीड्स को भी फुलफिल कर सके, कैसे हम प्रेजेंट वाली नीड्स को फुलफिल कर सके. और पूरी प्लानिंग अथॉरिटी होगी, मतलब अलग अलग लोग बनाए जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे. वो लोग देखेंगे कि पैसे जितने भी आ रहे हैं टैक्स के रूप में उनको हम कैसे यूज़ कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का बेनिफिट हो. Reduction in inequalities. The institution of private property and inheritance are at the root of inequalities of income and wealth in a capitalist economy. यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हो और उनको इनहेरिट कर दिया जाए तो इससे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है. मतलब कोई लोग जो बहुत रिच है उनके पास तो प्रॉपर्टीज़ उनके बच्चों के पास भी जाती जा रही है, उनके ही बच्चों के पास जाती जा रही है, पर जो गरीब है उनके पास तो कोई रिसोर्स जा ही नहीं रहा है, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है. दिस रिजल्ट इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इससे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं लोगों के बीच में. वो लोग सोचेंगे कि सिर्फ रिच वाले रिच बनते जा रहे हैं, हम पुअर का तो कुछ हो ही नहीं रहा है. So in socialism, there is no competition among classes. Every person is a worker, so there is no class conflict. All are co-workers. यहाँ पे क्या माना जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर हम इनहेरिटेंस करने के लिए मना कर दिया, कैपिटलिस्ट में हमने देखा था इनहेरिटेंस अलाउड था, मतलब तुम अपने बच्चों को दे सकते हो, पर यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे इनहेरिटेंस को ना बोल दिया है. इस वजह से क्या हो रहा है, सोशलिज्म में एक पर्सन वर्कर है और उसके बीच में कुछ भी ऐसा क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है. सारे जितने भी लोग हैं सब इक्वली रखे जाएंगे और सब एक साथ वर्कर जैसे ट्रीट किए जाएंगे. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ फॉलो होता भी है या नहीं. So countries such as Russia, China and many Eastern European countries are said to be socialist country, but they are changing now, encouraging liberalization in their countries for their economic development. अब जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है रशिया है, चाइना है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले बहुत फॉलो किया जाता था सोशलिज्म से, गवर्नमेंट सब कुछ रूल करती थी, पर अभी के टाइम पे लोगों को लगा कि हम इतने ज़्यादा बंधे हुए क्यों रहे, हमें भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो प्राइवेट फर्म्स है वो भी थोड़ा आजकल इन्वॉल्व होती है और गवर्नमेंट भी थोड़ी छूट दे देता है, जिस वजह से क्या हो, डेवलपमेंट हो. मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा होना अच्छी नहीं होगी, भले वो कैपिटलिज्म हो भले वो सोशलिज्म हो. कैपिटलिज्म में हमने देखा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, प्राइवेट लोग अपने काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इससे हो रहा था इनइक्वालिटीज़, मतलब गरीब और अमीर के बीच में डिफरेंसेस आ रहे थे.
सो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल कर रही थी इकोनॉमी को, उस वजह से क्या हुआ, प्राइवेट को इतना फ्रीडम नहीं मिला। तो यहाँ पे वो भी अभी आने लग गया है, उस वजह से ये भी प्योर सोशलिस्ट नहीं है, और ये भी अब क्या हो गई है, थोड़ी इम्प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। कौन सी, रशिया और चाइना। अब हम देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। सो फर्स्ट और सेकंड का मिक्सचर बन जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। Mixed economy combines the best features of capitalism and socialism. Thus, mixed economy has some elements of both free enterprise or capitalist economy as well as government controlled socialist economy. The public and private sector coexist in mixed economies. यहाँ पे दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मिलन होगा। अब इसके 4 फीचर्स क्या क्या हम देखते हैं। Coexistence of public and private sector. The private sector consists of production units that are owned privately and work on the basis of profit motive. The public sector consists of production unit owned by the government and works on the basis of social welfare. यहाँ पे दोनों होगा, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। The area of economic activities of each sector are generally democrated. Government uses its various policy, example licensing policy, taxation policy, price policy, monitoring policy and fiscal policy to control and regulate the private sector. यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी अलग अलग पॉलिसी यूज़ करेगी, मतलब वो भी प्राइवेट में इन्वॉल्व होगी, प्राइवेट भी गवर्नमेंट की हेल्प लेगा, तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए बोला जाएगा को एग्जिस्टेंस। Second feature है individual freedom. Individuals take economic activities to maximize their personal income. They are free to choose any occupation and consume as per their choice, but producers are not given the freedom to exploit consumer and laborers. यहाँ पे इंडिविजुअल के पास चॉइस है कि वो कितना भी पैसे कमा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो कितना भी खर्च भी कर सकता है, पर जो प्रोड्यूसर है उसको थोड़ा कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, बोलेगी कि आप कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, आप उनको ज़्यादा प्राइस में सामान नहीं बेच सकते हो, आप अपने लेबर जो आप जिनसे काम कराते हो उनको आप ज़्यादा काम करा के कम पैसे नहीं दे सकते हो, तो गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस रखती है। गवर्नमेंट पुट सम रेस्ट्रिक्शन कीपिंग इन माइंड द वेलफेयर ऑफ पीपल. For instance, government may put restriction on production and consumption of harmful goods, but within rules, regulation and restrictions imposed by the government for the welfare of society, the private sector enjoys complete freedom. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है क्योंकि गवर्नमेंट पूरा सोसाइटी का सोचती है, और जो प्राइवेट सेक्टर्स है जिनमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता नहीं है, वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अपने हिसाब से सामान बना लेती है। Economic planning. The government prepares long-term plan and decide the roles to be played by the private and public sector in the development of economy. यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है, 3 years, 5 years, 10 years की प्लानिंग करती है कि हम कैसे सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं और कैसे सोसाइटी को अच्छा कर सकते हैं। The public sector is under direct control of government. As such, production targets and plans are formulated for them directly. The private sector is provided encouragement, incentive, support and subsidy to work as pre-national priorities. मतलब नेशनल प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्राइवेट सेक्टर काम करे, उसके लिए गवर्नमेंट उनको भी थोड़ा सपोर्ट करती है। ऑल्दो गवर्नमेंट उनमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाएगी, पर फिर भी जब ज़रूरत पड़ेगी तब उनको वो थोड़ा सपोर्ट भी करेगी। Lastly, price mechanism. Price plays a significant role in allocation of resource. For some sector, the policy of administered prices is adopted. Government also provide price subsidy to help target group. The aim of government is to maximize the welfare of masses. गवर्नमेंट चाहे तो प्राइस जैसे मैंने बोला कम भी कर सकती है, यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकती है। अगर उनको लगता है कि प्रोड्यूसर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मतलब अगर उनको लगता है फार्मर्स को कम प्राइस दिया जा रहा है, तो हो सकता है गवर्नमेंट बोले कि प्राइसेस बढ़ा दो, और अगर उनको लगेगा कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी प्राइसेस को कम कर दो। For those who cannot afford to purchase the goods at market price, government make goods available either free of cost or below market price. जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उनको बेसिक खाना भी ना मिल सके, तो गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर करेगी और फिर फ्री में भी शायद उनको खाना दे दे और कम प्राइसेस में भी दे दे। Thus, in mixed economy, people at large enjoys individual freedom and government support to protect the interest of weaker section of the society. यहाँ पे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है, यानी कि जो लोग इतने पावरफुल नहीं होते, इतने रिच नहीं होते, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑलवेज अवेलेबल रहती है। अब अगर इस इकोनॉमी का मैं बात करूँ तो हम लोग इजीली समझ चुके होंगे ये कहाँ पे फॉलो होता है। हम जहाँ रहते हैं इंडिया में, इतने सारे फीचर्स देखकर हमारे दिमाग में अपने आप आ ही गया होगा कि इंडिया की बात हो रही है। सो इंडियन इकोनॉमी इज कंसिडर्ड टू बी ए
Mixed economy, as it has well-defined areas for functioning of public and private sectors and economic planning. Even countries such as USA, UK, which were known as capitalists, are also called mixed economies now because of their active role in government in economic development. पहले इन लोग ने बोला कि उनको कैपिटलिस्ट बोला जाता था, पर एज टाइम चेंज्ड वो क्या बन गई, प्योर कैपिटलिज्म नहीं बनी, इम्प्योर बन गई, और फिर धीरे धीरे वो भी मिक्स इकोनॉमी में आ रही है। तो यहाँ पे मैंने एक इंडिया की भी फ़ोटो रख दी है सो दैट आपको थोड़ा अच्छा लगे। ये हमारी इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे भी क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी फॉलो किया जाता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा पार्ट सोशलिज्म का भी है, थोड़ा कैपिटलिज्म भी है। सो दिस वॉज अवर पार्ट 1। पार्ट 2 जो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। उसमें हम पढ़ेंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के बारे में, और एक दो टॉपिक्स और भी जो बचे हैं वो हम पढ़ेंगे। For this video, that's it. I hope you understood the chapter. Thank you.